हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो ऑपरेटर का एक ओवरव्यू होगा जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और वैल्यूलेस ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स से। पाइथन ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो अरिथमेटिक या लॉजिकल कंप्यूटेशन करते हैं। वो वैल्यू जिस पर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 में 5 और 3 ये दोनों ऑपरेंड्स कहलाते हैं और इनके बीच में प्लस साइन ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड फाइनली वॉल्रस ऑपरेटर। इन सभी ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। ये वाला वीडियो सिर्फ इन ऑपरेटर के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि हम इन सारे ऑपरेटर का एक ओवरव्यू लेंगे। अब चलते हैं पाई चार्ट में और इन ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। इसमें होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन एंड फाइनली फ्लोर डिवीजन। इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा विच विल बी a = 10 एंड b = 20। अब इसमें एडिशन ऑपरेशन करने के लिए हम सिंपली प्लस साइन का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं लिखूंगा add = a + b। नाउ अब मैं इसे प्रिंट करूंगा और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं add वेरिएबल को दे दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ मुझे 10 + 20 30 दिख जाएगा। सिमिलरली अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं यहाँ सब नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें a - b लिख करके अब इससे मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं सब पास करके इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ मुझे -10 देखने को मिल जाएगा विच इज़ 10 - 20। सिमिलरली मैं मूल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं a मल्टीप्लिकेशन b लिख करके इसे प्रिंट करूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे 200 देखने को मिलेगा विच इज़ 10 × 20। नेक्स्ट इज डिवीजन। ये भी सिंपल है। इसमें मैं div नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 10 / 20 यानी कि a / b करूंगा और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ मुझे आंसर में 0.5 दिख जाएगा विच इज़ द डिवीजन ऑफ 10 / 20। ना ये चार्ट तो आपके लिए आसान होगा समझना और आप लोग इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ना मॉड्यूलस साइन ये क्या करता है, ये डिवीजन का रिमाइंडर निकाल के देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ mod = a %, विच इज mod ऑपरेटर देन b और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो इसका आंसर मुझे 10 देखने को मिलेगा। इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए मैं इसे पहले डुप्लीकेट करूंगा और इसे कमेंट करूंगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नंबर डालूंगा। a के बजाय मैं लिखूंगा 10 और b के बजाय मैं लिखूंगा 2। और अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, राइट? तो हमें आउटपुट में भी इसका आंसर 0 देखने को मिलेगा। अब ऐसा करते हैं, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। दैट इज वाई 10 mod 3 का आउटपुट 1 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैं 5 को डिवाइड करूंगा 3 से तो इसका रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। आप इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में समझ कर होंगे। मैं इसे हटा दूँ और इसे मैं वापस से अनकमेंट करूँगा और इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशिएशन। इसके लिए मैं exp नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैं असाइन करूँगा a × b। यहाँ 2 बार मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर मतलब टू द पावर ऑफ, यानी कि a to the power of b, या ये बोलूँ तो 10 to the power of 20। अब मैं इससे प्रिंट करूँगा आफ्टर पासिंग exp वेरिएबल तो इसका आंसर हमें दिखेगा एक बहुत बड़ा रिजल्ट। अगर आप इस रिजल्ट को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 0 आपको 20 टाइम्स देखने को मिलेगा। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टू द पावर ऑफ का काम करना होता है। लेट्स से मैं इसे कमेंट करूँगा और मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लूँगा 5 to the power 2 विच इज़ 25 और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ मुझे 25 दिखेगा।
सिमिलरली लेट्स से मैं 2 टू द पावर 10 देखूंगा तो इसका आउटपुट मुझे 1024 देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ गए होंगे। मैं वापस से इसे रिस्टोर कर दूँ और अब फाइनली फ्लोर डिवीजन को देखते हैं। इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा fdiv और इसमें मैं असाइन करूंगा a, देन 2 टाइम्स डिवाइड का साइन, देन b, और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा fdiv। तो मुझे दिखेगा कि इसका रिजल्ट 0 आ गया है। ना फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि ये आपको रिजल्ट देता है एक इंटीजर जो कि एक्चुअल आंसर के बराबर या उससे कम होगा। मैं ऐसा करता हूँ a फ्लोर डिवीजन b के बजाय b फ्लोर डिवीजन a करता हूँ और एक और मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं सिंपली कहूँगा d2 और यहाँ फ्लोर डिवीजन के बजाय मैं सिंपल डिवीजन रखूँगा और मैं यहाँ इन दोनों को प्रिंट करूँगा fdiv और d2। तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा कि अगर हम इसे जस्ट डिवाइड करें तो हमें 2.0 दिखेगा, बट अगर हम इसमें फ्लोर डिवीजन लगाएंगे तो हमें ये इंटीजर फॉर्म में मिलेगा विच इज़ 2। अब मैं ऐसा करता हूँ कि b के बजाय मैं यहाँ 9 लिखूँगा, a के बजाय मैं यहाँ 2 लिखूँगा। सिमिलरली सिंपल डिवीजन में भी मैं b के बजाय 9 लिखूँगा एंड यहाँ a के बजाय 2 लिखूँगा। अब अगर मैं इसे सिंपल डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर मुझे 4.5 देखने को मिलेगा, बट फ्लोर डिवीजन के केस में इसका आंसर मुझे सिर्फ 4 देखने को मिलेगा। लेट्स सी 4 एंड 4.5। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिए कि फ्लोर डिवीजन आपको राउंड ऑफ करके कोई आंसर नहीं देता है, ये बस एक्चुअल आंसर का इंटीजर पार्ट देता है जो कि या तो एक्चुअल आंसर के बराबर या फिर उससे छोटा होगा। मैं इसे वापस से रिस्टोर करूंगा b फ्लोर डिवीजन a के एंड इसे मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये सारे हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विच आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशिएशन एंड फ्लोर डिवीजन। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला है असाइन ऑपरेटर विच इज इक्वल साइन, और इससे आप लोग अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे। बहुत सिंपल है, a = 10 और ये असाइन हो गया। अब मैं प्रिंट करूं a को तो मुझे a का वैल्यू 10 दिख जाएगा। देन इसके बाद है ऐड एंड असाइन। मैं पहले सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिस्ट कर दूं और इसके बाद मैं हर एक ऑपरेटर का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। थर्ड है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। फोर्थ है मल्टीप्लाई एंड असाइन। फिफ्थ है डिवाइड एंड असाइन। सिक्स्थ है मॉड्यूलस एंड असाइन। सेवेंथ है एक्सपोनेंट एंड असाइन। एट्थ है फ्लोर डिवीजन एंड असाइन। नाइन्थ है बिटवाइज एंड असाइन। टेंथ है बिटवाइज और एंड असाइन। 11th है बिटवाइज एक्स और एंड असाइन। 12th है बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड असाइन एंड फाइनली 13th है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन। इन बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में मैं अभी बहुत ही ऊपर से एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसे डिटेल में बताने लगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इसकी वजह से कंफ्यूज हो। बट जैसा मैं बोला था कि हर एक ऑपरेटर का एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, तो बिटवाइज ऑपरेटर का भी एक डेडिकेटेड वीडियो है और उसमें मैं डिटेल में आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बिटवाइज ऑपरेटर्स आपको आसान लगने लगेगा। अब ऐड एंड असाइन का एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखूंगा a + 10 और ये इक्विवेलेंट है a = 10 के। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मुझे दिखेगा कि अगर मैं a में दैट इज अगर मैं 10 में 10 को ऐड करूंगा तो उसका रिजल्ट 20 होगा। सो आउटपुट भी हमें 20 देखने को मिलेगा। यानी कि ये ऑपरेटर सिंपली पहले ऐड करेगा एंड देन उस एडेड वैल्यू को a में असाइन कर देगा और फाइनली रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसे सबसे पहले कॉपी करके इसे कमेंट कर दूंगा, अदरवाइज ये रिजल्ट को काफ़ी चेंज कर देगा और आपके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सिमिलरली मैं इस प्रिंट को भी कमेंट कर दूंगा और अब मैं इसे यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं += के बजाय -= लिखूँगा और ये इक्विवेलेंट होगा a - 10 के। अब मैं इसे अगर प्रिंट करूँगा तो मुझे इसका आंसर 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 - 10 0 होगा। मैं इसे वापस से कमेंट कर दूँगा। अब अगला मल्टीप्लाई एंड असाइन। अगेन मैं यहाँ पर a = 2 करूँगा और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा। तो एसेंशियली ये है 10 × 2 विच विल बी 20। सो मुझे आउटपुट में 20 भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिवाइड एंड असाइन। यहाँ भी मैं लिखूँगा a डिवाइडेड एंड असाइन बाई 2, यानी कि मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसे असाइन कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ इसे पेस्ट करके प्रिंट करूँगा तो मुझे आंसर 5.0 देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसे कमेंट करके मॉड्यूलस के बारे में एक एग्जांपल लिखूँगा। a mod = 3
यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा, और इसके जवाब में पाइथन कहेगा कि इसका रिमाइंडर होगा 1। यानी कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करा तो 3 टाइम्स 3 9 होगा, और 10 से वो 1 ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इसका रिमाइंडर 1 है। मैं इसे अगेन कमेंट करूँगा और अब मैं एक्सपोनेंट एंड असाइन का एग्जाम्पल लूँगा। ए एक्सपोनेंट साइन देन इक्वल साइन देन 3, यानी कि मैं यहाँ कह रहा हूँ 10 to the power 3 क्या होगा। जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो इसके आंसर मुझे 1000 देखने को मिलेगा। मैं अगेन इन दोनों को कमेंट करूँगा और अब मैं फ्लोर डिवीजन का एग्जाम्पल लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ए डिवाइडेड बाई एंड देन असाइन, तो उससे फ्लोर डिवीजन दूंगा। यानी कि आप पहले देखे थे कि जब मैं इसे सिंपली डिवाइड कर रहा था तो इसका आंसर 5.0 आया था, बट फ्लोर डिवीजन के केस में हमें आंसर 5 देखने को मिलेगा। अगेन मैं इससे भी एक कमेंट कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इससे रहने दीजिए। एक क्विक रिकैप, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होंगे असाइन, ऐड एंड असाइन, सबट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, और इसके अलावा बिटवाइज एंड असाइन, बिटवाइज और एंड असाइन, बिटवाइज एक्सऑर एंड असाइन, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड असाइन एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, बट सबसे पहले देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में होते क्या क्या हैं। सबसे पहला है इक्वल साइन, दूसरा है नॉट इक्वल साइन, तीसरा है ग्रेटर देन साइन, चौथा है लेस देन साइन, पांचवा है ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, और फाइनली छठा है लेस देन और इक्वल टू साइन। अब चलिए इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले मैं यहाँ दो वेरिएबल बनाऊंगा, a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। सबसे इक्वल इक्वल टू साइन को देखते हैं। अब इक्वल टू साइन क्या करता है, ये इक्वालिटी को चेक करता है। अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट a इक्वल इक्वल b और मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो मुझे इसका आंसर फॉल्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि a विच इज़ 10 एंड b विच इज़ 20 ये दोनों बराबर नहीं हैं। बट अगर मैं ऐसा लिखूं कि क्या a बराबर है a के, यानी कि a इक्वल इक्वल b, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। सिमिलरली नॉट इक्वल टू साइन हमें ये बताता है कि क्या गिवन कंपैरिजन इक्वल नहीं है। अगेन मैं लिखा प्रिंट a देन एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू साइन एंड b, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आंसर मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि a और b बराबर नहीं है, यानी कि 10 और 20 बराबर नहीं है। मैं फिर से पॉइंट आउट करूं कि अगर हमें ये चेक करना है तो सबसे पहले हम एक एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं विच इज़ नॉट एंड देन इक्वल। अब इसके बाद ग्रेटर देन साइन का देखें तो मैं इसमें लिखूंगा प्रिंट a ग्रेटर देन b। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि क्या 10 20 से बड़ा है, ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा कि 10 20 से बड़ा नहीं है। अगेन मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लूँगा प्रिंट a लेस देन b। तो इस बार क्या 10 20 से छोटा है? तो जी हाँ, 10 तो 20 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं अगला एग्जाम्पल लूँगा ग्रेटर देन और इक्वल का। इसमें मैं लिखूँगा प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी कि क्या a b से ज़्यादा या उसके बराबर है, यानी कि क्या 10 20 से बड़ा या 20 के बराबर है। तो ऐसा तो नहीं है, इसीलिए मुझे फॉल्स आउटपुट में देखने को मिलेगा। और फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा a लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्या 10 b से छोटा या उसके बराबर है, तो हाँ ऐसा है, इसलिए यहाँ पर मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। अब क्या आप यहाँ एक बात ध्यान दिए कि इसका जितना भी आउटपुट है सारा का सारा या तो ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर मिल रहा है, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बूलियन होगा, यानी कि या तो ये ट्रू कहेगा या फिर ये फॉल्स कहेगा। इन दोनों के अलावा इसका कोई और आउटपुट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आ गया होगा। एक बार इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है इक्वल विच इज 2 टाइम्स इक्वल साइन, नॉट इक्वल विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क देन इक्वल साइन, ग्रेटर देन विच इज ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन विच इज लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिंबल, एंड फाइनली लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल। उम्मीद करता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ 3 ऑपरेटर होते हैं,
जिसमें से सबसे पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। अब चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। इसमें मैं लिखूंगा a इक्वल ट्रू एंड b इक्वल फॉल्स। अब सबसे पहले एंड के बारे में देखते हैं। एंड क्या करेगा कि अगर सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब इसका आउटपुट ट्रू होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो एंड हमेशा ही फॉल्स आउटपुट पे देगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ प्रिंट a एंड b, यानी कि पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ चूंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमें फॉल्स देखने को ही मिलेगा। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमें रिजल्ट फॉल्स देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ मैं a एंड a लिखूंगा, यानी कि पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, इसीलिए हमें फाइनली रिजल्ट ट्रू देखने को मिलेगा। और मैं इसे दोबारा से डुप्लीकेट करके मैं दोनों ही कंडीशन को फॉल्स बना दूंगा। और अब मैं यहाँ कह रहा हूँ पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है, इसीलिए इसका रिजल्ट भी हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। सी फॉल्स। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एंड ट्रू आउटपुट सिर्फ तब देगा जब सारा का सारा कंडीशन ट्रू होगा। अगर एक या उससे ज्यादा कंडीशन फॉल्स हो गया तो एंड हमेशा ही फॉल्स आउटपुट में देगा। इन सारे को मैं कमेंट कर दूंगा और अब मैं और का एग्जांपल दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट a और b। अब इसका ये मतलब है कि पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो और हमेशा ही ट्रू आउटपुट में देगा। तो जब मैं ये एक्सप्रेशन लिखा हूँ a और b, तो इसका एसेंशियली ये मतलब है कि पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसका आउटपुट हमें ट्रू देखने को मिलेगा। मैं इसे डुप्लीकेट करके a और a करूँ, यानी कि इस पार्ट दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो भी मुझे ट्रू आउटपुट देखने को मिलेगा। और अब मैं ऐसा करूँ कि इस बार मैं दोनों ही कंडीशन को फॉल्स कर दूँ, तो इसमें क्या है कि पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है। दैट इज वाई इसका आउटपुट हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। बट अगर मैं कोई एक कंडीशन भी ट्रू कर दूँ तो इसका आउटपुट हमें ट्रू देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट नॉट a। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो नॉट a फॉल्स हो जाएगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो नॉट a ट्रू हो जाएगा, यानी कि जो भी कंडीशन है उसका उल्टा रहेगा। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि a ट्रू है और अगर मैं नॉट a बोलूँ तो ये फॉल्स होगा। सिमिलरली अगर मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ नॉट b बोलूँ तो b सिंस फॉल्स है तो नॉट a ट्रू होगा। और अब इसे आउटपुट में भी देख करके वेरीफाई कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ 3 होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब अगला हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, दूसरा बिटवाइज और ऑपरेटर, तीसरा बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर, चौथा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, पांचवा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और छठा बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी जैसा मैं बोला था कि बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका रीज़न ये है कि बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के पहले आपको बिट्स के बारे में समझना ज़रूरी है, और मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। और अगर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने लगा तो इन्फॉर्मेशन ओवरडोज के कारण आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसमें जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे इतने में लटकाना नहीं चाहता। बट इन केस आपको ये समझ ना आए तो घबराने वाली एकदम बात नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब इसके डिटेल वीडियो को मैं लाऊंगा तो उस वीडियो को देखने के बाद आप बिटवाइज ऑपरेटर को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। बट अभी सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं यहाँ 2 वेरिएबल बनाऊंगा, a विच इज़ 10 एंड b विच इज़ 4। 10 को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँगा तो ये है 1010, और 4 को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँगा तो ये है 0100। अब मैं सिंपली इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट a बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड b, तो इसका मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा विच इज़ 0। अगर मैं ऐसा करा कि मैं लिखा प्रिंट a और b तो इसका आउटपुट मुझे 14 मिलेगा। अगर मैं ऐसा करा प्रिंट a x और b और अब मैं इससे एग्जीक्यूट करा इसका आंसर भी मुझे 14 मिलेगा। अब मैं ऐसा करा प्रिंट नॉट a
और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, इसका आंसर मुझे -11 मिलेगा। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में मैं प्रिंट लिखूँगा, देन बोलूँगा ए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट यानी कि 2 टाइम्स लेस देन साइन एंड देन 2, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका आंसर मुझे 40 मिलेगा। और फाइनली अब मैं प्रिंट ए राइट शिफ्ट 1 करूँगा या 2 करूँगा तो इसका आंसर मुझे 2 मिलेगा। आई नो आपको इसका आउटपुट समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे निकला, तो कोई बात नहीं, आपको ये भी आ जाएगा। बट आप में से जिनको भी ये समझ आ गया है बहुत बढ़िया। और बिटवाइज ऑपरेटर को मैं फिर से समराइज करूँ तो इसमें ये 6 ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। और मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये ऑपरेटर बेसिकली मेमोरी लोकेशंस को रेफर करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या 2 वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं या नहीं। और इनमें सिर्फ 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है इज ऑपरेटर और दूसरा इज नॉट ऑपरेटर। अब चलिए इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके लिए भी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ए, इसके अंदर मैं लिखूँगा एक लिस्ट बना करके 1 2 3 4 और 5, और मैं इसे डुप्लीकेट कर दूँगा। इसे मैं असाइन करूँगा बी के अंदर, और फाइनली मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा सी, और इसमें मैं ए को वापस से डाल दूँगा। और अब मैं इस पर आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाऊंगा और देखूंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट ए इज बी, यानी कि बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि क्या ए का मेमोरी लोकेशन और बी का मेमोरी लोकेशन सेम है। तो ऐसा नहीं होगा, मुझे इसका आउटपुट देखने को फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए का मेमोरी लोकेशन कुछ है और बी का मेमोरी लोकेशन कुछ और है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर हम मेमोरी लोकेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम id फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट id ऑफ a एंड प्रिंट id ऑफ b, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो मुझे यहाँ आउटपुट में देखेगा कि दोनों ही अलग अलग है। दैट इज़ वाई अगर हम इन दोनों को कंपेयर किए कि क्या a और b दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है तो इसका आउटपुट हमें फॉल्स मिला है। इसे मैं कमेंट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट, और इस पर मैं कंपेयर करूंगा ए के मेमोरी लोकेशन को विथ सी का मेमोरी लोकेशन। और अब चूंकि मैं सी में बेसिकली ए को ही असाइन कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। अगेन मैं यहाँ पर इसकी आईडी चेक करूँगा। सबसे पहले मैं ए लिखूँगा, इसे डुप्लीकेट करके मैं सी लिखूँगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मेमोरी लोकेशन एकदम सेम टू सेम है। आशा करता हूँ आपको इस समझ आ गया होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही काम करता है इज नॉट। एक तरफ हम इस में देखते हैं कि क्या मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं, इज नॉट में हम देखते हैं कि क्या मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है या नहीं। तो अगर मैं लिखूं प्रिंट ए इज नॉट बी, यानी कि मैं कह रहा हूं कि क्या ए और बी का मेमोरी लोकेशन अलग है या नहीं, तो जी हाँ, इसका मेमोरी लोकेशन अलग है, इसलिए हमें इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ लिखूं ए इज नॉट सी, यानी कि क्या ए और सी इन दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है या नहीं, इस केस में मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन एकदम सेम टू सेम है, डिट्टो सेम। तो समराइज करूँ तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम तभी यूज़ करते हैं जब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम है या फिर नहीं है, और उसके मेमोरी लोकेशन को चेक करने के लिए हम id फंक्शन का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर भी समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें भी सिर्फ 2 ऑपरेटर ही होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है इन और दूसरा है नॉट इन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा a, इसमें मैं स्टोर करूंगा 1 2 3 4 और 5, और मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा b, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा पाइथन python। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रिंट के अंदर लिखूंगा 3 इन a, यानी कि मैं बेसिकली ये पूछ रहा हूँ कि क्या 3 a के अंदर है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 3 a के अंदर है, इसलिए इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिखूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं लिखूँ y इन b, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या y b में है या नहीं है। दैट मीन्स कि क्या y पाइथन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो जी हाँ, ये करेगा, इसलिए इसका आंसर मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। और यहाँ सिर्फ एक लेटर ही नहीं, मैं चाहूँ तो YTH लिखूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो भी मुझे इसका आंसर ट्रू देखने को मिलेगा।
मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ th लिख करके इसे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ भी ट्रू देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि YTH पाइथन में एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं ये करूँ कि मैं इसे डुप्लीकेट कर दूँ और YTHHN कर दूँ और अब मैं इसे चेक करूँ क्या YTHHN पाइथन में एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर मुझे फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली अगर मैं पहले एग्जांपल में भी रिपीट करूँ और यहाँ मैं 3 के बजाय 8 डाल दूँ, 7 डाल दूँ, तो मुझे यहाँ भी दिखेगा कि इसका आंसर आएगा फॉल्स। और वो इसलिए क्योंकि ए में 7 एग्जिस्ट नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब मैं इन सबको कमेंट कर दूंगा और अब मैं देखूंगा नॉट इन के एग्जाम्पल को, और ये भी बहुत ही इंटुइटिव है। इसमें मैं सिंपली प्रिंट लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा 3 नॉट इन ए। तो अब ये चेक करके मुझे बताएगा कि क्या 3 ए में एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर करता है। अगर नहीं करेगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू दिखेगा, बट अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स दिखेगा। तो सिंस 3 ए में एग्जिस्ट करता है और हम चेक कर रहे हैं नॉट इन, यानी कि एसेंशियली हम ये बोल रहे हैं कि क्या 3 ए में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आउटपुट हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। बट अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि क्या 7 ए में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आउटपुट हमें ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 सच में ए में एग्जिस्ट नहीं करता है। और स्ट्रिंग के केस में भी मैं लिखूँ प्रिंट NN नॉट इन B, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसके आंसर में मुझे ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि NN पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर मैं दूसरे केस में यहाँ पर NN के बजाय ON लिखूँ और अब इसे चेक करूँ तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ON पाइथन में एग्जिस्ट करता है और हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर, इसमें 2 ऑपरेटर होंगे, इन एंड नॉट इन, और ये दोनों ही एक तरह से मेंबरशिप चेक करेगा किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के सीक्वेंस को। उम्मीद करता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर भी आपको ढंग से समझ आ गया होगा। और फाइनली अब मैं बात करूँगा वॉल्रस ऑपरेटर के बारे में। इसके एग्जाम्पल देखने के पहले मैं चाहूँगा कि इसकी कुछ थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। वॉल्रस ऑपरेटर को हम असाइनमेंट एक्सप्रेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसकी मदद से हम वेरिएबल के वैल्यू को एज पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हैं। ये एक रिलेटिवली नया ऑपरेटर है जो कि पाइथन 3.8 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसे वॉल्रस ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वॉल्रस के आई और टस्क से इंस्पायर हुआ है। यहाँ मैं इमेज को रोटेट करा तो आप इसे देख सकते हैं कि वॉल्रस ऑपरेटर का सिंबल इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अब मैं वॉल्रस ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट करने के पहले एक कोड लिखूंगा बिना वॉल्रस ऑपरेटर को यूज करें। इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा a, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना करके लिखूंगा 1 2 3 4 और 5। एक और वेरिएबल बनाऊंगा n, और इसके अंदर मैं इस लिस्ट का लेंथ स्टोर करूंगा। लेंथ मुझे सिंपली क्या करेगा कि काउंट करके देगा कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो मुझे 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इसे मैं हटा दूंगा। अब मैं लिखूंगा कि क्या जो लिस्ट के टोटल एलिमेंट हैं वो 3 से बड़े हैं कि नहीं। अगर ये 3 से बड़े हैं तो क्या करो, प्रिंट कर दो लिस्ट इज ग्रेटर देन 3, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा चेक विदाउट वॉल्रस ऑपरेटर। ऑलराइट, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये दिख जाएगा कि लिस्ट इज ग्रेटर देन 3 चेक विदाउट वॉल्रस ऑपरेटर। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक और कोड लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं वॉल्रस ऑपरेटर को यूज करूंगा। पहले मैं यहाँ कमेंट कर दूं। इस केस में मैं लिखूंगा इफ n कोलन इक्वल लेन a ग्रेटर देन 3, एंड सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और लिखूंगा लिस्ट इज ग्रेटर देन 3 चेक विथ वॉल्रस ऑपरेटर। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में कि मुझे मिल गया है लिस्ट इज ग्रेटर देन 3 चेक विथ वॉल्रस ऑपरेटर। नाउ वॉल्रस ऑपरेटर को बेसिकली यूज करने का फायदा ये है कि ये कोड को छोटा बना देता है, और इसमें हम किसी वैल्यू को एज पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन असाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है किसी वैल्यू को असाइन करने का, और ये एक नया तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉल्रस ऑपरेटर भी समझ आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिटेल में सीखेंगे और इसके बहुत सारे केसेस को भी देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डेंस था
और अगर आपको पहली बार में ये वीडियो समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको 100% सब कुछ समझ आ जाएगा एक्सेप्ट बिटवाइज ऑपरेटर, क्योंकि मैं उसे अभी एक्सप्लेन ही नहीं करा। और मैं एक और बात आपको बता दूं, आपको ये सब बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप कोड करते रहिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड मैं एक क्विज कर लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप उसे पिन्ड कमेंट में भी देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस क्विज को करें, उसके बाद ही आप अगले वीडियो पे जाएं, क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि इस वीडियो में आप जो भी देखे और सुने हैं आपको वो ढंग से समझ भी आ गया हो। और इसके नोट्स और कोड आपको नीचे दिए गए लिंक में भी मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो या अगर आप मुझे कुछ इंप्रूव करने को कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए #IamTheBest, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सच में बेस्ट हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कोडिंग करते रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस रखें।